हाय फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 एबीएफएम का पार्ट 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा शुरू होता है मैनेजिंग रिस्क से। तो रिस्क मैनेजिंग मतलब रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्ड स्किल और आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ये तो ज़रूरी है, बट साथ में आपकी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सको। कई टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे इंटरनल रिस्क हो गए, एक्सटर्नल रिस्क हो गए। ठीक है, इंटरनल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिस्क है, जैसे कोई आपका हो गया। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों के इंटरनल रिस्क में क्या हो जाएगा कि कोई सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है, या कोई स्टाफ फ्रॉड कर देता, तो ये सब इंटरनल रिस्क है जिसको हम ऑपरेशन रिस्क बोलते हैं। ऐसी एक्सटर्नल रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मार्केट रिस्क हो गया, मार्केट फेलियर की वजह से, या लीगल रिस्क हो गया, तो ये कुछ एक्सटर्नल रिस्क होते हैं। ऐसे कुछ कंट्रोलेबल रिस्क होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल रिस्क जो आपके कंट्रोल में, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वाइल मैनी रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड, तो कई सारे रिस्क हैं जो कि आप टेक्नोलॉजी को बदल के, ठीक है, सिस्टम में मेथड्स को बदल के चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क है जिसको सिर्फ आप मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिस्क को आप एलिमिनेट मतलब बिल्कुल हटा सकते हैं, और कुछ रिस्क को सिर्फ आप कम ही कर सकते हैं। वो इम्पॉसिबल है कि आप उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे हम अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, जिससे आपका रिस्क परसेप्शन डिटरमाइन होता है। पहला आता है आपका कॉस्ट। तो ये देखा जाए तो सबसे बड़ा वेरिएबल है और सबसे ज़्यादा रिस्क आपका यहीं पे ही होता है। ठीक है, तो कॉस्ट आपकी क्या हो सकती है, फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो आपको एक नया प्लांट सेटअप करना है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, फैसिलिटीज़ आपको अरेंज करनी है, ठीक है, मैन पावर, तो ये आपका फिक्स कॉस्ट में हो जाएगा। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए प्लांट के लिए, जैसे आपको जैसे कोई फार्मा कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो इसमें बोला है कि परमानेंट लेबर या स्टाफ के बदले आप क्या करेंगे, कोई मैन पावर एजेंसीज के थ्रू जो है अपने स्टाफ को आप हायर कर सकते हैं। और अगर आपको ज़मीन की बात करें या फिर बिल्डिंग की बात करें, तो या तो आप उसको खुद से एक्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप लीज में भी इसको ले सकते हैं, खुद से आप ऑन कर सकते हैं, मतलब आपकी खुद की बिल्डिंग हो, उसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या आपने लीज में कोई जगह ली, वहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगी। मतलब जनरली ये वन टाइम रहती है, बार बार आपको नहीं पे करना पड़ता। जैसे बिल्डिंग आपने बना ली, मशीनरी कर ली, तो ये सब खर्चा हमारा फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। वेरिएबल आपकी हर महीने की कॉस्ट, मतलब जो बहुत फ्रिक्वेंट होगा, जो आपको बार बार खर्च करना पड़ेगा, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, तो ये सब आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। वेरिएबल कम अमाउंट का रहेगा एज कम्पेयर टू फिक्स कॉस्ट, और ये बहुत वेरी करेगा, किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी वो भी यहाँ पे बताया गया। जैसे आपका रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, इसको मैनेज कैसे करेंगे, प्रॉपर मिक्स और रिप्लेसमेंट की। रॉ मटेरियल मान लीजिए कोई महंगा हो गया एक प्रोडक्ट, तो देखेंगे कि उसी के रिप्लेसमेंट में कोई सस्ता प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो वो उसको चेक करके उस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरा प्रोडक्ट का, लेबर मार्केट का, ठीक है, क्वालिटी डिफरेंस का, ऐसा नहीं हो कि जो रॉ मटेरियल हम खराब क्वालिटी का, जो दूसरी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी, उससे हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब होगा, तो हमारा इमेज रेपुटेशन सब डाउन होगा। तो हमें बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट से निपटने का तरीका कि जैसे आपकी एक चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई तो आपने उसके बदले दूसरा अल्टरनेटिव देखा, पर हमें इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, कि कहीं ऐसा ना हो कि उस अल्टरनेटिव के चक्कर में हमारी पूरी की पूरी क्वालिटी इसमें खराब हो जाए। और इसके साथ हमें और भी चीज़ें देखनी होती है कि लेबर लॉ किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो भी आप आउटसोर्सिंग एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना अवेलेबल है, कितना उन पर रिलाय, मतलब कितना भरोसा कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी इसमें रहती है। तो वो आपका कॉस्ट फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है जो कि आपके रिस्क को डिटरमाइन कर सकते, उसमें से एक था कॉस्ट। तो कॉस्ट के बारे में हमने देख लिया। सेकंड फैक्टर है फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें बोला है कि बाय और लीज, तो दो तरीके, या तो बाई कर सकते हैं या फिर आप लीज पे ले सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, या तो आपको घर लेना है, ठीक है, या तो आप घर ले सकते हैं, या आप उसको लीज पे ले सकते हैं। अगर हम ऐसे बैंकर्स की बात करें तो उनको अलग अलग जगह पे 3-3 साल में या कहीं बार 5 साल में ट्रांसफर होता है, तो वो एक जगह पे घर लेके सेटल नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं तो बैंक उनको लीज के लिए जो है हाउस के लिए रेंट पे करता है ऑफिसर्स को। और वो ऑप्शन बैंकर्स के लिए एक अच्छा तरीका है, क्योंकि बार बार उनकी ट्रांसफर होगी तो हर जगह हाउस लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज एक कंपनी के ऊपर बात की गई है कि उनको देखना है कि उनको कोई प्रोडक्ट लेना है या उसको लीज पे चढ़ाना है। फिर आप एक एग्जांपल भी दिया कि अगर आपको आप बाहर से मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी मिल रही है तो आप घर पे एक बुफेलो को नहीं आप खरीदना चाहिए, तो वहाँ पे एक एग्जांपल इसमें दिया गया। हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, फंड रेजिंग, फाइनेंशियल लेवरेज मतलब पैसे में आप जैसे बोरोइंग कर रहे हैं या कहीं से अरेंज कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे बात की गई। जैसे कहीं से हम फंड रेजिंग कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और मतलब जहाँ से भी फंड रेजिंग हो कितनी कॉस्टली पड़ रही है। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया तो हमारे लिए फ्री है, क्योंकि अगर हमने अपने इक्विटी शेयर्स दिए तो वहां से पैसा मिल जाएगा। उनको बस शेयर होल्डिंग के जो है हमें बस उसमें जो हमारी कंपनी है उसमें ऑनरशिप देनी होती है। तो अगर आपने ज़्यादा शेयर्स दे दिए तो आपकी जो मैनेजमेंट है उस पे से भी आपका कंट्रोल डायल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही रिस्क है। आपको लगता है कि इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सस्ते हैं, तो एक अच्छा तरीका है फंड रेजिंग का, बट हमेशा ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई बार इसमें रिस्क रहता है कि आपकी जो कंट्रोल है मैनेजमेंट के ऊपर, ऑनरशिप पर, वो चला जाएगा अगर आपने ज़्यादा शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। अगर आपने बोरोइंग बहुत ज़्यादा कर ली तो कहीं बहुत ज़्यादा जो आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशो है कि
जितने की आप बॉन्ड कर रहे हो और जितने का आपके पास शेयर्स है, तो रेशियो कहीं अपसेट ना हो जाए, अनबैलेंस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डेप्ट कर लिया तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी, क्योंकि डेप्ट के लिए भी आपको कुछ इंटरेस्ट या कुछ पे करना पड़ा होगा, तो डेप्ट की भी एक कॉस्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें चेक करने होते हैं और फिर हमें जो है डिसीजन लेने होते हैं। तो दूसरा हमारा जो रिस्क के लिए जो फैक्टर है वो है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। तीसरा फैक्टर है हमारा प्राइसिंग, मतलब क्या हमारे को जो है अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है जिसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी और पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। तो कॉस्ट फैक्टर किसी कंपनी की बात करो तो जैसे कि जो प्राइस है पहले अगर आप किसी चीज़ का प्राइस लगा रहे हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस देखना होगा, मार्केट की कंडीशन चेक करनी होगी। आपको देखना होगा कि जो भी आप प्राइस लगा रहे हैं तो उस प्राइस में मार्केट में कितने लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसके साथ आपको कैलकुलेट करना होगा अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए किसी आदमी ने 10,000 की दुकान खोली, पहले साल उसको 5,000 का कमाई हुआ, दूसरे साल भी 5,000 का, तो 2 साल में उसका ब्रेक इवन पॉइंट पूरा हो गया। तो जो हमने फिक्स कॉस्ट में खर्चा किया, जो हमने पैसा खर्चा किया, तो वो पैसा रिकवर हो जाता है। उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। या आप ब्रेक इवन पॉइंट को बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर हो जाता है, उसको भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो जब भी आप प्राइसिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी और एनालिसिस करना पड़ता है, और आपको ये देखना पड़ता है कि प्राइस एक लेवल से ज़्यादा लेवल से कम ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बहुत सस्ती प्राइस करोगे तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पर आपको अच्छा खासा मार्जिन नहीं मिलेगा और आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस, मार्केट कंडीशन, इन सभी को चेक करना होता है और तभी आप अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। आपको प्रॉपर स्किल और आपको कैलकुलेट करना होता है अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाता है, यानी जितना हमने इन्वेस्ट किया वो हमें रिकवर हो गया। और फिर अपना रिस्क परसेप्शन जो है प्राइस को लेकर चेक करना होता है। तो तीसरा फैक्टर हो गया आपका प्राइसिंग। चौथा है आपका सिक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि अभी ट्रेंड क्या है और बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ क्या हो रही है। मैनी टाइप मैनेजमेंट इज टेम्प्टेड टू डिसाइड अबाउट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो कई बार मैनेजमेंट सोचती है कि चलो अभी पैसा अच्छा खासा बच रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो नया इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा वो सोचती है। और बोल रहा है अगर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने जो सोचा था कि बहुत अच्छा होगा नई जगह इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम नहीं करती, तो आपके लिए जो है आपने अच्छा सोचा था उसके बदले में आपको काफ़ी ये मूल मतलब आपने एक अच्छा सोचा था उसके बदले आपके लिए बेन मतलब ये शार्प साबित हो सकता है। ठीक है। और ऐसा क्यों हो सकता है, अचानक से कंज्यूमर का प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट को लेके चेंज हो गया, या कोई और इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। जैसे एक ही प्रोडक्ट हमेशा सर्वाइव नहीं करता, तो कुछ भी रीजन इसमें हो सकता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर आप डिसीजन ट्री एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। तो डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या करता है कि आपको कहीं पर डिसीजन लेना है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स को सोचा जाता है। ठीक है, और उसकी उसकी ब्रांचेस ओपन करके नोट से जो है कंपेयर किया जाता है कि कौन से वाला हमारे लिए जो है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो यहाँ पे बताया कि आप डिसीजन ट्री की हेल्प से एनालिसिस कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस। इसमें बोला है कि जब भी आप किसी वाटर की डेप्थ गहराई नापना चाह रहे हैं तो दोनों ही पैर से अंदर मत जाइए। ठीक है, डोंट पुट बोथ द फिट। कोई भी नया प्रोडक्ट है, नई नई टेक्नोलॉजी है, नया टेरिटरी है, डोंट जंप स्टार्ट जस्ट बिफोर यू हैव डन ऑल। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारा होमवर्क कर लिया और आप सीधे ही नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, नहीं। आपको एक्सपर्ट्स की, स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई चीज़ छूट ना जाए। परफेक्शन इज द ओनली आंसर। तो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस मतलब जितना नॉलेज हो सके किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो उतना इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लीजिए। ये आपके काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी इशू हो जाता है, किसी चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, तो हमें पहले से उसके बारे में पता लग जाएगा। तो हम एक्सपर्ट्स की और स्पेशलिस्ट की इसमें पूरी राय ले सकते हैं। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है परफेक्शन, मतलब हमें अपने काम में पूरा परफेक्ट होना पड़ेगा। जब भी हम नया प्रोडक्ट या कुछ भी नया टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पूरा जो है परफेक्ट होके स्पेशलिस्ट से राय लेके, एक्सपर्ट से राय लेके सारा कुछ, तब जाके हमें फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। साथ साथ इन्होंने आपके रिस्क भी बता दिया और साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी जो है यहाँ पे बताया गया। दो चार रिस्क और है, एक जैसे आपका स्ट्रेटेजिक है, फिर इंश्योरेंस है, सप्लाई चेन है, फिर डेरिवेटिव है, 7-8 रिस्क और है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस। तो इसमें बोला है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और एपेटाइट इज नेवर अनलिमिटेड, हाउएवर बिग द बिजनेस ग्रुप इज। बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सभी की जो रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है या एपेटाइट है इज नेवर अनलिमिटेड। मतलब ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड रिस्क ले सकते हैं। चाहे कोई भी बड़ी कंपनी, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए रिलायंस जियो की आप बात करो, तो रिलायंस जियो ये नहीं बोल सकती कि मैं अनलिमिटेड अमाउंट का रिस्क ले सकती हूँ इसी नए इन्वेस्टमेंट में। कोई ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। द सेइंग कीप द पावर ड्राई वर्क्स हियर, मतलब हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, कीप द पावर ड्राई का मतलब हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी मे कम एंड यू मे हैव लिटिल टाइम। तो बोल रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा उसको सोचने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमेशा आपको एक ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी, ऐसे नेटवर्क रेडी करने चाहिए जो रेडी रहे काम करने के लिए, आपके साथ क्विकर पार्टनर बनने के लिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको आप ग्रैब कर सको इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, और
इसमें बस ये बोला गया कि जैसे मान लीजिए अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको पूरा अलर्ट रहना चाहिए, पहले से रेडी रहना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल अलायंसेस आप बना सको टाइम पे, इस तरीके का आपका नेटवर्क कनेक्शंस होना चाहिए हमेशा आपके पास, ताकि अचानक से कोई एक आपके पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट आ जाए तो आप उसको ग्रैब कर सको, ठीक है, वो आपके हाथ से जाने ना पाए। तो उसी केस में बात की गई, उसी को लेके स्ट्रेटेजिकल अलायंसेस की यहाँ पे बात की गई है। इंश्योरेंस के बारे में बोला गया कि हर तरीके का इंश्योरेंस आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कराना चाहिए, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर, साइबर क्राइम, तो हर तरीके का इंश्योरेंस का कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके का एंटीडोट के तौर पे काम करता है, और फिर आप टेंशन फ्री भी रह सकते हो, तो ये पीस ऑफ माइंड के तौर पे भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें बोला है कि आपके जो प्राइजेस हैं या जो सप्लाई है तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना आए, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या तरीका है कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं आपके प्रोडक्ट की सप्लाई में तो लॉन्ग टर्म उनके साथ और अच्छा जो है रिलेशनशिप उनके साथ बनाना चाहिए। और बोल रहा है कि खास तौर की ऐसी कमोडिटीज़ है जिसके प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन, मतलब जो अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से आता है, तो उस केस में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप अरेंजमेंट बना के रखने चाहिए। नेक्स्ट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हैं, और ये भी आपको बचाता है रिस्क से, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी बिल्कुल वही काम करता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके दो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, और भी जैसे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन कौन से हैं जो आपको स्टॉक मार्केट यानी जो प्रॉपर एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। और वन हु बाय द ऑप्शन इज कॉल्ड ऑनर ऑफ ऑप्शन। तो अगर कोई पर्सन ऑप्शन को बाई कर रहा है तो ऑप्शन बाई करने का मतलब उसके पास राइट है कि वो उस रेट पे उस प्रोडक्ट को खरीद या बेच सकता है। तो अगर कोई पर्सन अगर ऑप्शन को बाई कर रहा है तो उसके पास राइट है कि वो उस रेट पे उसको बाई कर सकता है। तो जो ऑप्शन को बाई करेगा उसको बोलेंगे ऑनर ऑफ ऑप्शन। तो उसके पास क्या राइट है? उसके पास राइट है कि कोई भी असेट्स को वो खरीद या बेच सकता है उस रेट पे जो कि पहले से डिसाइड किया गया, उस रेट को बोलते हैं स्ट्राइक रेट। और ही पे द प्रीमियम। और जब भी आप कुछ ये ऑप्शन और फ्यूचर एक टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट है, एक टाइप की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो जब भी हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी बोलती है कि कुछ होगा तो हम लोग आपको क्लेम देंगे, बदले में हमसे प्रीमियम चार्ज करती है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है, बदले में एक प्रीमियम उसको पे करना रहता है। इससे आपको ये राइट मिलेगा कि इस प्रोडक्ट को आप इस रेट पे खरीद सकते हैं। ऑप्शन जनरली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का नाम है राइट टू बाय। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो आपको बाई करने का राइट है। अगर आपके पास पुट ऑप्शन है तो आपको सेल करने का राइट है। ये सिर्फ एक राइट है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब इसमें हमारी मर्जी चलती है। अगर हमारा मन करेगा तो इस रेट पे हम बाई करेंगे, अगर हमारा मन नहीं करेगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, मार्केट रेट पे हम बाई कर सकते हैं। ये खासियत होती है आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो डेरिवेटिव अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और बीएफए में आपने बहुत डिटेल में ये डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा हुआ है। एक पूरे चैप्टर का ही नाम आपका डेरिवेटिव है, उसमें आपके चार टाइप के जो ऑप्शन है उसके बारे में बहुत बताया हुआ है। यहाँ पे बस हम शॉर्ट में देखेंगे। कॉल ऑप्शन आपके पास बाई करने का राइट है, और पुट ऑप्शन में आपको सेल करने का राइट है। तो इससे क्या फायदा होगा कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपने बाई करने का राइट ले लिया, तो अगर आपको लगता है कि आपके ऑप्शन के हिसाब से प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और मार्केट में महंगा है, तो आप उसी ऑप्शन के साथ जाके उस प्रोडक्ट को उस रेट से आप बाई करेंगे। ऐसे ही सेल ऑप्शन आपका हो जाएगा पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। तो पुट ऑप्शन के थ्रू भी आपको प्रीमियम पे करना होगा, तभी आपको राइट मिलेगा कि आप ये पुट ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें उस प्रोडक्ट को उस रेट पे सेल करने का राइट है जिसने हमें ऑप्शन दिया। मार्केट में अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बहुत सस्ता बिक रहा है बट हमारे पुट ऑप्शन के हिसाब से वो अच्छा खासा रेट है, तो हम अपने ऑप्शन के साथ जाएंगे और उसी रेट में उसको बेचेंगे। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन काम करता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव के ऑप्शन के बारे में यहाँ पे आपको बताया है। कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन होता है आपका राइट टू सेल। तो जो ऑनर है वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता है बेस्ट वे में, ताकि जो भी उसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है या जो सेल प्राइस उसको मैक्सिमम जो है बेनिफिट उसको उठा सके। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका शॉर्ट टाइम टू मार्केट। शॉर्ट टाइम टू मार्केट मतलब जो मार्केट में स्टार्टिंग में आता है, जैसे बोलते हैं ना अर्ली बर्ड्स, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो जो आप मार्केट में नए नए हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू इनोवेट एंड लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये तब काम होता है जब मार्केट में आपने बिल्कुल नया इनोवेशन, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। रिसर्च हैज प्रूव दैट शॉर्टर द टाइम इन द मार्केट हायर द बेनिफिट। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, अब आपको देख के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो मार्केट में क्या होगा कि उनको उतना बेनिफिट बाद में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाद में बहुत कंपटीशन बढ़ चुका होगा। बट जो स्टार्टिंग के अर्ली बर्ड्स होंगे तो उनको जो है टाइम पूरा मिल जाएगा। रिसर्च हैज प्रूव दैट शॉर्टर द टाइम टू मार्केट हायर द बेनिफिट यू विल रीप फ्रॉम द मार्केट। तो जितनी जल्दी आप मार्केट में आए उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आप मार्केट से ले सकते हैं। और
और नए नए आप मार्केट में, तो आपको इतना कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए 4 साल तक वो प्रोजेक्ट रहा, तो पहले 2 साल में भी अगर आप मार्केट में आए तो आपको बाकियों से अच्छा बेनिफिट उसमें मिलेगा। लास्ट है कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको पहले से रेडी रहना चाहिए। इट विल नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू अवॉइड, तो आप किसी भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब स्टॉप नहीं कर सकते। इसलिए आपको या तो रिस्क को कम करना चाहिए या फिर एक कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए ताकि आप उस रिस्क को फेस कर सकें। इसके लिए प्रॉपर आपका एक डिटेल एक्शन प्लान होना चाहिए कि क्या आप करोगे अगर इस तरह का कुछ इवेंट होता है, तो आप क्या उसमें रिस्पॉन्स करोगे, किस तरह से आप अपनी एक्टिविटी करोगे, तो वो सारा आपका एक्शन प्लान में मेंशन होना चाहिए। वही आपका कंटीजेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिस्क के जो है आपके रिस्क को लेके जो है बताया गया था कि मैनेजिंग रिस्क में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस टाइप के फैक्टर्स या हो सकते हैं जो कि हमारे रिस्क के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो वही सब हमें यहाँ पे बताया गया। एक बार शॉर्ट में इस वाले टॉपिक को रिवाइज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हमारा रिस्क एक है? कॉस्ट। तो कॉस्ट दो है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट कौन सी है? जैसे आपने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, ठीक है, जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो वो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। वेरिएबल जैसे रॉ मटेरियल खरीदा या आप वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, फिक्स कॉस्ट में दो ऑप्शन है, या तो आप इसको लीज पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में भी ऑप्शन है कि अगर कोई रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया या कोई वेजेस ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहा है, ज़्यादा वेजेस ले रहा है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। अगर आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत बढ़ गया, तो आप दूसरा कोई प्रोडक्ट देख लीजिए उसके अल्टरनेट में, पर उसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कहीं दूसरा प्रोडक्ट की वजह से आपका क्वालिटी बहुत खराब ना हो जाए। सेकंड है फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसमें बोला बाई और लीज इज द बेस्ट एग्जांपल। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि या तो हम बाई करेंगे या हम लीज यानी रेंट पे लेंगे। इसमें बोला भी है कि आपको बुफेलो खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपको बाहर से ही मिल्क सप्लाई मिल रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए बेटर है, किस में हमारा एनर्जी वेस्ट का सबसे कम होगा और किस में हमें सस्ता पड़ेगा। और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जो इक्विटी एक बहुत सस्ता तरीका है पैसा लाने के लिए कंपनी के लिए, बट इक्विटी हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि इससे आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्राइसिंग, कि आप अपना प्रोडक्ट को क्या रेट रखने वाले हैं। तो प्राइसिंग में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इसको हमें पूरा स्टडी करना होता है। और जब भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को रखना है तो आपका एक सर्टेन लेवल है, उससे कम भी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सस्ता है तो भी आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है उसमें मार्जिन बहुत कम होगा और फिर लॉन्ग टर्म आप ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो भी प्राइस रख रहे हैं आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट देखना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां हमारा प्रॉफिट जो हमने इन्वेस्ट किया, जो हमारा फिक्स असेट है जो हमने इन्वेस्ट किया, वो पूरा का पूरा पैसा जो है रिकवर हो जाता है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें प्राइस डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमें नए इन्वेस्टमेंट को लेकर जो डिसीजन लेना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर हमें सारा कुछ स्टडी करना चाहिए। आप चाहे तो डिसीजन ट्री की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपने किसी नई जगह पे मान लीजिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, कहीं आपके लिए वो बेन साबित ना हो एज कम्पेयर टू बोन, तो ये इसमें बोला गया है। ऐसे इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस, तो बोल रहे हैं कि जब भी आप कहीं पे नई टेक्नोलॉजी, कहीं पे भी नया प्रोडक्ट कुछ भी आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने अपना होमवर्क किया वो ठीक है, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट मतलब परफेक्शन आपको यहाँ पे रहना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, इसमें बोला है कि कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, ऐसा नहीं कि वो रिस्क ले लेगी अनलिमिटेड, वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बोला है कि हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए। अचानक से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपके पास टाइम ना हो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, तो आपके पास हमेशा ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसे कोई नेटवर्क अवेलेबल रहने चाहिए जो आपके साथ मिलके उस काम को कर सके और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको मिलके। ठीक है, क्विकली पार्टनर होकर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। फिर इंश्योरेंस बोला है कि कभी भी आपको किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी टाइप की जो इंश्योरेंस है करा के रखनी चाहिए। जैसे कोई फायर इंश्योरेंस, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारे इंश्योरेंस आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें बहुत फ्लक्चुएशन आ जाता है प्राइसेस में, तो उसके इसमें जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब कैसे आपके प्रोडक्ट अल्टीमेट मार्केट तक पहुंच रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए और सस्टेनेबल अरेंजमेंट इसका होना चाहिए। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमें रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दो डेरिवेटिव प्रोडक्ट का, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आप ऑप्शन होल्डर बन जाएंगे और आपको राइट मिलेगा कि आप इस रेट पे इसको खरीद सकते हैं। ये आपका राइट है, मतलब आपकी मर्जी चलेगी, इसका ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, इस रेट पे आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। शॉर्ट टाइम टू मार्केट, तो इसमें बोला गया कि अगर आप अर्ली बर्ड है, मतलब मार्केट में नए नए आए, नए नए प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च किया, तो आपको उस टाइम पे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। कंटीजेंसी प्लानिंग, बोल रहे हैं कि जब हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा से हम रिस्क को स्टॉप नहीं कर सकते। मिटिगेशन पॉसिबल, मतलब रिस्क बिल्कुल होना अवॉइड तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट हाँ दो तरीके हैं, तो हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं या हम एक अपना कंटीजेंसी प्लान बना के रख सकते हैं, जिसे कहते हैं ना प्लान बी, बिल्कुल उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो कंटीजेंसी रिस्क मिटिगेशन के लिए कई सारे तरीके। कंटीजेंसी प्लान प्रॉपर एक आपका एक्शन प्लान होना चाहिए कि क्या करेंगे जब रिस्क आएगा, तो हम क्या उसमें किस तरह से करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन अंडर रिस्क। तो हमें किस तरह से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और
जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, एक बार आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो गई तो इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या हमारा जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर या कोई भी और क्राइटेरिया हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिससे हम अपने जो है एवेल्यूशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके। तो पहला एवेल्यूशन यूजिंग आवर जजमेंटल कैपेबिलिटीज। तो इसमें बोला गया है कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक मेथड है जो कि आप अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो पहला तरीका एवेल्यूशन यूजिंग जजमेंटल कैपेबिलिटीज में क्या होगा कि जो काफ़ी हाई फाई लोग हैं, यानी जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, मार्केट का बहुत नॉलेज है, आप बोल सकते हैं कि अ पुल ऑफ टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव जिन्होंने कई दशकों तक काम किया होगा अच्छी खासी पोजीशन में, ठीक है, और कंपनी को सक्सेस पे लेके गए होंगे। तो इसीलिए इस तरीके के जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और मतलब उनको जो नॉलेज है उसका हमें यूज़ करना होता है अपने रिलेशंस के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर बजटिंग एग्जीक्यूटिव, तो इन सबको एक इनका एक डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, डिस्कशन में क्या होगा, इनकी डिबेट कराई जाएगी। और डिबेट कराई जाएगी तो या तो इसमें से ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोजेक्ट में, कुछ बहुत ही कम इंटरेस्टेड होंगे और कुछ का नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा। तो उन सभी के क्या क्या व्यूज़ हैं उनकी प्रॉपर डिबेट कराई जाएगी। ऑल विल डिबेट एंड विल बी हियर। तो सब लोगों की क्या राय है सुनी जाएगी। अंडर डिस्कशन विल बी प्रोज एंड कन्स। तो जब वो डिबेट करेंगे तो जब भी आप लोग डिबेट करते हो तो क्या उसकी अच्छाई है और क्या उसकी बुराई है, दोनों की आप बात करते हैं। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, साइड इफेक्ट्स कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स का रिस्पॉन्स कितना है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर बात की जाएगी और फिर एक जो है अल्टीमेट आंसर इसमें ढूंढा जाएगा। इट विल बी फ्री फॉर ऑल बट फाइनली अ जजमेंट ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। सभी के लिए फ्री है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट में जजमेंट की जाएगी और उससे जो है डिसीजन लिया जाएगा। दिस इज व्हाट वी डू इन पर्सनल लाइफ टू। जैसे आप कोई करियर चूज कर रहे हैं या फिर आपको शादी करनी है तो उसमें भी आप ऐसे ही करते हैं कि 10 लोगों की आपने राय सुनी और फिर आप अपना डिसीजन लेते हैं। तो वही आपका ये जजमेंटल कैपेबिलिटी यहाँ पे काम करती है। तो इसके लिए अगर हमें डिसीजन लेना है तो जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जो अच्छी पोस्ट में है, जो बजटिंग कमेटी के जो लोग हैं, उन सभी को एक ओपन डिबेट कराई जाएगी और उनके पॉइंट सुने जाएंगे। ठीक है, और फिर फाइनल एक डिसीजन लिया जाएगा क्योंकि आपको हर तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पता लग चुके होंगे और फिर जो फाइनल डिसीजन है उसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी। सेकेंड है हाउ क्विकली वी बिकम रिस्क फ्री। तो इस पद्धति में देखा जाता है कि जो पैसा हमारा जा रहा है कितना जल्दी हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। ठीक है, तो जितना जल्दी मिल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, तो उसको उतना कम रिस्की माना जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्की है, जैसे मान लीजिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे 10,000 और वो बहुत रिस्की है, तो लार्जर द रिस्क शॉर्टर द पीरियड वी वुड गेट। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है तो हम कोशिश करेंगे कि कितनी जल्दी वो पैसा हमें वापस मिल जाए। ठीक है, और इस मेथड में हम एज्यूम करते हैं कि जो रिस्क है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब जितना लंबा टाइम तक पैसा अटका रहेगा उतना ही ज़्यादा रिस्क है, ऐसा इस मेथड में एज्यूम किया जाता है। जितना जल्दी हमारा पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, जैसे आपने दुकान खोलने के लिए 10,000 खर्च किए और आपको पहले महीने 2,000 का कमाई हुआ, दूसरे महीने 5,000 का और तीसरे महीने 3,000 का, तो 3 महीने में आपका पैसा पूरा का पूरा रिकवर हो गया। 10,000 जो लगाए थे वो पूरे 3 महीने में आ गए। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया, 3 महीने। या बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट आने में जो टाइम लगता है उसी को पे बैक पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, तो जितना जल्दी पे बैक पीरियड उतना ही अच्छा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप रिस्क फ्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अभी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का क्या मतलब होता है, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वी ट्राई टू फाइंड हाउ व्हाट विल बी रिटर्न। तो कहीं पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब अपना रिटर्न पहले सोचते हैं कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। इसी के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। अगर पॉजिटिव आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल के थ्रू भी देख चुके हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर नॉर्मल सिन की हम बात करें तो डिस्काउंट रेट क्या होता है, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम डिस्काउंट रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसी को हम आर या डिस्काउंट रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये नॉर्मल सीन है। लेकिन कई बार काफ़ी रिस्क होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस रिस्क को कुछ बढ़ा देते हैं। तो वही आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। दिस इज अ रिस्क। नॉर्मल जो डिस्काउंट रेट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितने का हमारा खर्चा आया, जो पैसा हमने अरेंज किया उसकी कितनी कॉस्ट है, तो उसी को हम नॉर्मल डिस्काउंट रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो नॉर्मल सेम की बात की जा रही है। लेकिन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें हम अपना रिस्क भी ऐड कर देंगे, उसको बोला जाएगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। यहाँ पे इसको एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर के इज इक्वल टू आई प्लस एन प्लस डी के। इसमें आर के क्या है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर के प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट आपने लिया उसके लिए आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो आर के आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें से जो आई है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। एन रिप्रेजेंट कर रहा है एडजस्टमेंट फॉर कंपनी नॉर्मल रिस्क, तो जो नॉर्मल रिस्क है उसका लिए एडजस्टमेंट। और डी के है आपका एडजस्टमेंट फॉर केस डिफरेंशियल रेट। तो डिफरेंशियल रेट का ये हो गया। तो तीनों टाइप के रेट को जोड़ के जो है आपका फाइनल डिस्काउंट रेट जो है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो है इसमें बनाया गया। अगर हम फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो वो यही है आई प्लस एन। तो आई प्लस एन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
और डी के क्या है, डिफरेंशियल रेट है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम नॉर्मल केस में लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंशियल रेट की बात करें जो कि हमारा डीके है, तो वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिस्क परसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड एग्जिस्टिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ फर्म। मतलब आप जो प्रोजेक्ट लोगे उसकी वजह से कितना रिस्क हो सकता है और नॉर्मली कितना रिस्क है, तो उसका डिफरेंस क्या है, वो हमारा डी के रिप्रेजेंट इसमें कर रहा है। और ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप अपना रिस्क परसेप्शन अपना चेक कर रहे हैं। और इसमें बोल रहा है कि जो भी आप रिस्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि डिफरेंशियल रेट कितना लेना है या रिस्क कितना लेना है, तो उसके लिए जो है कंपनी का प्रोस्पेक्टिव जो मैनेजमेंट है वो उसका प्रोस्पेक्टिव काम करता है। कुछ मैनेजमेंट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बताती है, यानी रिस्क रिटर्न मतलब जितना ज़्यादा रिस्की है तो उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो उस सिद्धांत पे कुछ कंपनी काम करती है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, वो अपना अलग अलग टाइप के रिस्क रिटर्न, आपके रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करती है अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे अगर हमको अपनी प्लांट या मशीनरी को रिप्लेस करना है, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दूसरा आर के डिसाइड करेगी, या उसको कहीं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए दूसरा आर के। तो अलग अलग आर के आपका कितना रिस्क है, कितना उसमें रिटर्न मिल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है अपना डिसाइड करती है। और इसमें बोला है कि जैसे मान लीजिए उसको अपनी प्लांट मशीनरी रिप्लेस करनी है, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि इसका जो खर्चा मेरा आ रहा है, इसमें मेरे को जो रिस्क है, तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं अपनी प्लांट मशीनरी को रिप्लेस करूँगा तो मेरे को बाद में कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको कैलकुलेट करके जो है वो अपना आर के जो है डिसाइड करती है। फिर बोला है कि जो भी आपने आर के डिसाइड किया, यानी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो भी आपने डिसाइड किया है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अगर प्लस वैल्यू आएगा तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इसमें बोला गया है। एक और भी चीज़ है यहाँ पे, ये जो अपने हमने जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की बात की, इसके दो ड्रॉबैक्स भी है। क्या है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। बोला है कि जो इसमें आप डीके जो ले रहे हैं, डीके क्या था हमारा, ये था डिफरेंशियल रेट ना। ठीक है, तो डीके का जो रेट है वो कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रेरी है, या बोल सकते हैं एडॉक, मतलब मनमाना अपने हिसाब से जो है कंपनी डिसाइड कर लेती है कि उनका डीके डिफरेंशियल रेट कितना रहेगा। सेकंड ऑब्जेक्शन क्या है कि इसमें रिस्क को हमेशा माना जाता है कि टाइम के साथ हमेशा रिस्क होगा, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि रिस्क हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट इस मेथड में ये की जाती है कि टाइम के साथ रिस्क जो है, लिखा है कि इन दिस मेथड इट इज अड्यूम दैट रिस्क इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। बोल रहा है जैसा जैसा टाइम बढ़ता जा रहा है रिस्क हमेशा बढ़ता रहेगा और उसी रेट से बढ़ता रहेगा, तो हमेशा ये सही नहीं होता। तो ये दो है, ये दो मेथड्स की जो है ड्रॉबैक्स इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है आपका सर्टेनिटी, सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या बोला है, व्हेन वी फेस अनसर्टेनिटी और ऑड्स व्हाइल एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिटर्न्स, इट इज पॉसिबल दैट वी मे प्रेफर सर्टेनिटी एंड सेटल डाउन फॉर ए लो रिटर्न। इसको आप एग्जांपल से बेटर वे में समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट में, एक में आपको 11% का रिटर्न मिलेगा और आपको यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करने होंगे, दूसरे में आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों में से बीच का रास्ता। जैसे हम लोग दुकान में कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ना। कोई प्रोडक्ट है, हम लोग बोल रहे हैं ये 500 का आएगा, दुकानदार बोल रहा है कि 1000 का आएगा। ठीक है, बार्गेनिंग चली हुई है, तो हम लोग बीच का रास्ता क्या निकालते हैं, चलो 800 में सेटल करते हैं। तो बिल्कुल वो ये भी वही है, सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन, यानी जो भी हमें इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी हमें अगर अनसर्टेनिटी दिख रही है, कुछ भी हमें रिस्क दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने रिटर्न को कम कर लेंगे और उससे हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सेटल डाउन फॉर लो रिटर्न, अगर हमें कहीं पे रिस्क ज़्यादा दिख रहा है तो हम ज़्यादा रिस्क पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा जो हमारा रिटर्न है उसको हम कम करेंगे और अपने रिस्क को भी हम अपना कम करेंगे। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे जो एग्जांपल लिया है कि दो इन्वेस्टमेंट है, एक में हमें 11% इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपये, दूसरे में हमें 20% इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए। तो दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये तो थोड़ा अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो बीच का कोई अमाउंट ले लेंगे 25,000 रुपये। यहाँ पे 11% है, यहाँ पे 20% है। तो 11% तब मिल रही थी जब 10,000 हमने इन्वेस्ट की, 20% तब मिल रही है जब 1 लाख इन्वेस्ट की। तो अगर हम 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कम मिलेगा, तो एज्यूम कर लिया कि 10% का जो है मिलेगा। तो ये हो गया आपका सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन। यानी ये जो तरीका इसमें बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि दुकानदार और हम क्या कर रहे हैं कि बीच में एक फाइनल एक आर्बिट्रेजरी रेट को आके बीच में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से काम करेगा कि अगर आप सिर्फ 10,000 देंगे तब आपको 11% का रिटर्न मिलेगा, अगर आप 1 लाख देंगे तो आपको 20% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम 10,000 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया और 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, तो बीच का कोई नंबर लाते हैं। 25,000 का हम इन्वेस्ट करेंगे, तो 10,000 में 11% मिल रहा था, तो 25,000 में थोड़ा सा कम तो दे दो। ठीक है, तो 25,000 11% के बदले 10% जो है आपको इसमें इन्वेस्ट मिल जाएगा। तो इसी मेथड को बोला जाएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। इसका एक प्रॉपर आपको फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए हम लोगों का फॉर्मूला ये है। अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन में, तो आपका ये हो जाएगा
अल्फा टी ए टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल आर टी का पावर टी माइनस आई जीरो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ आपको बता रखी है यहाँ पे। टी कितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं, अल्फा टी आपको बताएगा कि कितना कॉफिशेंस है। अब ये इक्विवेलेंट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। अभी इक्विवेलेंट कॉफिशेंट कैसे निकालते हैं ये आपको देखो नीचे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल उसको इक्विवेलेंट कॉफिशेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ टर्म्स पढ़ते हैं, बाकी टर्म्स हमें गिवन होगी। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के लिए हमें डेटा दिया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे, ये एग्जांपल नीचे दिया गया। एटी आपकी बताता है कि एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितनी होगी टैक्स पे करने के बाद। आर है बताता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है। एन बताता है कि आपका लाइफ कितना है प्रोजेक्ट का, और आईओ बताता है कि आपने कितना इसमें इन्वेस्ट किया। तो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी है तो सबका बता रखा है। अल्फा टी आपका क्या है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट, ये हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट। ए टी, आर टी, कैपिटल टी, आई जीरो सब कुछ हमें बता रखा है। ए टी क्या बताता है कि कैश फ्लो कितना बचेगा टैक्स पे करने के बाद। टी हमारा टेन्योर बताता है। एन हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ बताता है। और आर एफ आपको बताता है कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिलेगा। और आई जीरो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें बताता है। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। इसमें बोला है कि सपोज कर लीजिए, इस एग्जांपल को देखने से पहले ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बोला है कि अगर हमें एनपीवी इस मेथड से कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट, जिसको हम लोग अल्फा टी बोल रहे हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, ये इसमें बोला गया। फॉर दिस वी नो द प्रोबेबिलिटी अटैच्ड टू ईच सेट ऑफ कैश इनफ्लो एंड अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो विद हाई सर्टेनिटी विच इज एक्सेप्टेबल फॉर द प्रोजेक्ट। सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कैश इनफ्लो हो रही है 10,000 की और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.6%। सेकंड कैश इनफ्लो हो रही है 15,000 की और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4%। तो कैश इनफ्लो कैपेबिलिटी विद हायर सर्टेनिटी, तो हायर सर्टेनिटी मतलब जो है वो आपको 11,000 दी हुई है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो कितना हायर सर्टेनिटी कितना दिया है 11,000। 11,000 डिवाइडेड बाय 10,000 का कितना प्रोबेबिलिटी 0.6 प्लस 15,000 का कितना प्रोबेबिलिटी 0.4। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 11,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4। इसको सॉल्व करके मिलेगा 0.92। तो 0.92 ही है हमारा क्या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी वैल्यूज हमें एज इट इज इसमें दी जाएगी। और इस मेथड की क्या खास बात है, जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड है ये अज्यूम नहीं करता कि जो रिस्क है वो टाइम के साथ बढ़ता रहता है कांस्टेंट रेट में। जो इससे पहले वाला हमने मेथड देखा था ना, इससे ऊपर वाला जो मेथड था डिस्काउंटेड रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड, तो इसमें माना जाता था, एज्यूम किया जाता था कि टाइम के साथ रिस्क बढ़ता रहता है कांस्टेंट रेट। तो यही इसका डिसएडवांटेज था। लेकिन इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम के साथ रिस्क उसी रेट से बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, इस बात को नहीं मानता। ठीक है, तो ये मेथड का फायदा है। और इसका जो रेट है ये भी हमने कैलकुलेशन यहाँ पे देख लिया। चलिए ये टॉपिक भी आपका हो गया। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा रिस्क एनालिसिस। ये लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक को करने से पहले इस वाले टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये मेथड हमने कौन कौन सा मेथड देखे यहाँ पे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, रिस्क में हमें प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना, हम क्या क्या मेथड करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जजमेंटल कैपेबिलिटीज। तो इसमें जो हाई पोस्ट में लोग हैं, जैसे आपके बोर्ड सीनियर बोर्ड के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर आपके स्टाफ, या बजटिंग कमेटी के जो आपके स्टाफ है, तो उन सबका एक ओपन डिबेट कराया जाएगा। उसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स सबकी बात की जाएगी और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड बोला हाउ क्विकली वी बिकम रिस्क फ्री। तो दूसरा तरीका है कि पे बैक पीरियड कितना कम हो, तो जितना कम पीरियड है उसको कम रिस्की माना जाता है। ठीक है, तीसरा है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। यहाँ पे बोला गया कि जो भी आपका नॉर्मल केस में जो भी आपका कॉस्ट का कैपिटल है उसको डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करते हैं, बट कई बार जहाँ पे रिस्क का चांस रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से डिस्काउंट रेट ऐड करते हैं, उसी को बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इसको आर के से रिप्रेजेंट किया। इसमें आई प्लस एन, आई प्लस एन तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है, और इसमें डी के क्या आपका डिफरेंशियल रेट। ठीक है, वो इसमें बताया गया, डी के आपका डिफरेंशियल रेट इसमें हो जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला काम करता है वो है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो जो कंपनी डिसाइड कर रही है डीके, तो वो सोचेगी कि कितना मेरा रिस्की है और कितना मेरा रिटर्न है, मतलब मेरे को कितना रिस्क फेस करना पड़ा और मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा हो, और उसके हिसाब से जो अपना ये डिसीजन इसमें लेती है। और इसके कुछ जो है जब भी आप इस डी के आर के रेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपका वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इस को इस्तेमाल करके पॉजिटिव आ रही है तभी आप प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एक और बात है कि इसमें ये भी बोला है कि इसके दो ड्रॉबैक्स है इस मेथड के। जो आप डीके की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो आपका मनमाना रहता है, आर्बिट्रेज रहता है। ठीक है, जो हम डी के डिफरेंशियल रेट बोल रहे हैं ना, तो ये हम अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा इसका एक और ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसमें मानते हैं कि हमेशा टाइम के साथ रिस्क रहता ही रहता है और एक फिक्स रेट से रिस्क हमेशा बढ़ता है। तो ये दो इसके ड्रॉबैक इसमें हो गए। नेक्स्ट सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन। इसमें बोला गया कि जब भी हमारे को कुछ अनसर्टेनिटी होती है
कुछ भी सर्टेन रिटर्न को लेके। सो हम एक सर्टेन और एक जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए किसी रिटर्न को लेके आपको बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है, बहुत अनसर्टेनिटी और रिटर्न को लेके सर्टेन है। अनसर्टेनिटी किसको लेके, अपने रिटर्न को लेके है, ठीक है, कुछ रिटर्न आपको मिलने वाला है और उसमें बहुत अनसर्टेनिटी, तो हम क्या करेंगे, इस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बनाएंगे और जो रिटर्न है उसको थोड़ा हम कम कर लेंगे, ठीक है, सेटल डाउन फॉर ए लो रिटर्न। इसी को बोला जाता है सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशंस। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मान लीजिए कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे बहुत अनसर्टेन है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो आपको अच्छा खासा मान लीजिए 10% का रिटर्न मिल रहा है, पर आप क्या कीजिए कि इस रिस्क को थोड़ा सा कम रिस्की कीजिए, थोड़ा कम रिस्क लगाइए और उसमें जो रिटर्न है वो 8% भी चलेगा, तो हम अपने रिटर्न को कम कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, वो सर्टेनिटी बन जाए। उसी को बोल रहे हैं सर्टेनिटी, सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन। यानी हमारा जो अनसर्टेनिटी, जो रिस्क है, उसको हम कम रिस्क यानी सर्टेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, हम अपना जो रिटर्न है उसको कम अमाउंट में सेटल करके। जो रिटर्न 10% का था तो हम 8% में भी ओके हो जाएंगे, ताकि हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, बोलते हैं ना, कम पैसे बट थोड़ा रिस्क कम हो, तो वो वाला लॉजिक यहाँ पे काम करता है कि एटलीस्ट कम रिटर्न कम मिलेगा बट एटलीस्ट सर्टेन है कि हम मिल तो जाएगा। क्योंकि अनसर्टेन में तो मालूम भी नहीं कि मिले कि नहीं मिलेगा, हम 10% का सोचेंगे लेकिन मिलेगा नहीं तो फिर बहुत इशू है। तो बेटर ये है कि भले 8% मिल जाए बट मिल तो जाए, सर्टेन तो हो जाए ये बात। इसलिए हम अपने अनसर्टेन वाले का जो रिटर्न है उसको कम में सेटल कर लेंगे ताकि वो अनसर्टेन चीज सर्टेन बन जाए। वही आपका सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बताया भी है। 11% का रिटर्न मिलेगा, 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, 20% का मिलेगा 1 लाख, तो 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है और 20% का रिटर्न मिलने वाला है, तो इसको थोड़ा कम करते हैं। 1 लाख के बदले सिर्फ हम 25,000 इन्वेस्ट करेंगे और जो रिटर्न है 20% ही, 10% ही मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सोचा जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे, अगर आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड इस्तेमाल करना है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड में नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, अल्फा टी ए टी डिवाइडेड बाय 1 + RT का पावर टी माइनस आई जीरो। तो इसमें जो आई जीरो है वो क्या, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एन कितना आपका प्रोजेक्ट का लाइफ है, आर एफ रिस्क फ्री रेट कितना रहेगा। ठीक है, इसमें जो आपका आर एफ है ये आपका रिस्क फ्री रेट इसको बताएगा, रिस्क फ्री रेट कितना है टी टाइम के लिए। इसमें जो अल्फा टी है आपका, अल्फा टी बताएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना है कॉफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट आपका अल्फा टी बताता है। टी टाइम इंडेक्स कितना है, ठीक है, कितना टाइम इंडेक्स है तो वो आपका टी बताएगा। तो ये सारी चीज़ आपको गिवन होगी। बस इसमें एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होगी, वो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के लिए क्या आपको करना रहेगा, आपको इसमें एक हाई सर्टेनिटी की वैल्यू दी होगी और हाई सर्टेनिटी मतलब उसकी एक वैल्यू दी होगी और आपकी जो कैश फ्लो है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ वो डेटा में दिया होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि आपको जो कैश इनफ्लो होगा 10,000 का होगा और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.6%। 15,000 का आपका कैश इनफ्लो होगा और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4%। और जो हमारा कैश फ्लो एक्सेप्टेबल है, जो हमने एक्सेप्ट किया है जिसमें काफ़ी सर्टेनिटी है, तो वो है 11,000 का। तो हमारा कैश, आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, 11,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.92। तो यही आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इसमें हो जाएगा, तो इसी को हम अल्फा टी के बदले पुट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी हो गया। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का बचा हुआ है, टॉपिक का नाम है रिस्क एनालिसिस इन प्रैक्टिस। तो बोला है कि हमने कई सारे मेथड देखे रिस्क को एनालिसिस करने के लिए, और कुछ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है और कुछ मेथड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ और हम मेथड्स की बात करेंगे जो कि हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं रिस्क को एनालिसिस करने के लिए। एक आपका रिवेन्यू एस्टिमेशंस। रिवेन्यू एस्टिमेशंस क्या बोलता है कि जब तक आपको रिवेन्यू ना हो जाए तब तक आपको एज्यूम नहीं करना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिवेन्यू एज्यूम किया और उसकी वजह से आपने प्रोजेक्ट में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में आपको रिवेन्यू नहीं हुई तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है खतरे में पड़ सकता है। तो उसी वाले प्रिंसिपल की बात की गई है। तो आपने एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब जब तक पैसा मिल ना जाए तब तक आप उसके बारे में सोचिए मत। ठीक है, उसको बोला था कंजर्वेटिज्म, मतलब पहले से मत सोचिए कि इतना रेवेन्यू होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने एक दुकान खोली 10,000 की, तो वो सपने देख रहा है कि मैंने 10,000 की दुकान खोली, पहले महीने मेरे को 5,000 की कमाई होगी, दूसरे महीने 5,000 की, मतलब अभी पैसा आया नहीं है, पहले से वो एज्यूम करके बहुत ज़्यादा सपने देखने लगा। तो वो सब आपको नहीं करना। रेवेन्यू जब तक मिल ना जाए तब तक हमें उसके बारे में नहीं एज्यूम करना, क्योंकि अगर हमने पैसे पहले से पैसे का एज्यूप्शन कर लिया और उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की और बाद में मतलब पैसे को लेके हम सभी के यहाँ अनसर्टेन है, हमें नहीं पता पैसा मिलेगा, मतलब बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, तो जब तक पैसा मिल ना जाए तब तक हमें उसके बारे में नहीं सोचना। वही इसमें बोला गया है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिसीजन ले रहे हैं तो हम रेवेन्यू एस्टिमेशंस को लेकर पहले से जो है हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और हम जो भी अपने रेवेन्यू के बजट्स को बना रहे हैं तो हमें काफ़ी ऑप्टिमिज्म, मतलब बहुत ही आशावादी होना कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, तो वो सब नहीं बनना। ठीक है, इसमें आपको कंजर्वेटिव होकर सोचना है, क्योंकि आपने अपना रेवेन्यू बजट बचाया कि हाँ इतना आपका अर्निंग हो सकता है, और वो सबसे नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वही खतरे में पड़ सकता है। तो वही होता है आपका रेवेन्यू एस्टिमेशन, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। सेकेंड है कॉस्ट एस्टिमेशन, तो ये बिल्कुल इसी का उल्टा है।
तो जब भी आप कहीं जाते हैं, जैसे कहीं आप मान लीजिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो आप लोग 15,000 लेके जाइए, कहीं पैसे कम ना पड़ जाए। या कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप सोच के जाते हैं कि चलो हमारा 10,000 का खर्चा होगा, बट कई बार वो 10,000 के बदले 15,000 का खर्चा हो जाता है। तो वो आपका कॉस्ट एस्टिमेट है कि आप जो अज्यूम कर रहे हैं कि मेरी मेरी दुकान में मेरे को 10,000 का खर्चा आएगा, तो बोल रहे हैं जो आप अज्यूम कर रहे हैं तो कुछ मार्जिन बना के रख लीजिए, कम से कम 10 से 30% का मार्जिन हो। क्या नहीं, आपको लग रहा है जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, वेजेस बढ़ गए, तो उस केस में क्या होगा, तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो है, और जैसे यहाँ पे लिखा भी कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी ये चेंज हो सकता है। तो इसीलिए आपको पहले से जो है कोई चीज़ आपने बाहर से इंपोर्ट करा रखी है कोई भी, तो उसका रेट भी आपको प्रेडिक्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर आपका इंपोर्ट ड्यूटी कुछ बढ़ा दिया तो आप कुछ पहले से नहीं कह सकते। लेबर कॉस्ट को लेकर, स्टाफ को लेकर, आप पहले से नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। तो जब भी आप कॉस्ट की बात करें, तो जो आपने सोचा है, मान लीजिए 10,000 की कॉस्ट आएगी, तो उसका 10 से 30% एक्स्ट्रा मार्जिन बना के पैसे का अरेंजमेंट करके रखिए। ये बिल्कुल उसका उल्टा है, यही लिखा है ना। यहाँ पे हम अपोजिट थिंकिंग करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब तक रेवेन्यू ना हो जाए तब तक उसके बारे में मत सोचिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि जब खर्चा का आप जो बजट बना रहे हैं, खर्चे का जो अपना बजट बना रहे हैं, कॉस्ट का आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जितना आपका एस्टिमेशन है उससे 10 से 30% का एक्स्ट्रा मार्जिन ही लेके चलिए। जैसे आपको लग रहा है कि 1 लाख का खर्चा आ सकता है, ठीक है, तो 1 लाख का खर्चा आएगा, तो 1,10,000 से लेके 1,30,000 रुपए तक का अरेंजमेंट करके रखिए। मतलब 10 से 30% का एक्स्ट्रा मार्जिन बना के अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करके रखिए, और उस हिसाब से फिर आप डिसीजन लीजिए। तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टिंग। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें काफ़ी आप फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, जैसे प्रमोटर है, उसको डिसीजन लेना है कि एक कट ऑफ पॉइंट जिसके बाद वो पैसे को फंडिंग नहीं करेगा, तो मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई डिसीजन बनाया कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और मान लीजिए मार्केट बहुत डाउन चल रही है, तो आपके लिए काफ़ी रिस्की साबित होगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। जैसे आपको सिचुएशन मिल रही है उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होकर खुद को भी चेंज करना चाहिए। और बोल रहा है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म ही प्रोजेक्ट आपको इस्तेमाल करने चाहिए, हमेशा शॉर्ट टर्म ही करने चाहिए। तो आपको देखना है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट है उसमें उसको लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कितना हमारा रिस्क है, कितना रिटर्न है, और उसके हिसाब से जो है टाइम को डिसाइड करना है कि पे बैक पीरियड कितना है, और फिर हमें जो है फाइनल डिसीजन इसके रिगार्डिंग लेना चाहिए। मतलब हमें अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बरतनी है। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ही हम इन्वेस्ट करेंगे या लॉन्ग टर्म ही। तो जैसा मार्केट है, जिस हिसाब से हमें बेनिफिट लगता है, उस हिसाब से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव सिनेरियो एनालिसिस, ये तो हमने पूरा न्यूमेरिकल में यही सब किया है आपका। सेंसिटिव एनालिसिस भी एक तरीका है जिससे हम जो है पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना वल्नरेबल है या कितना अच्छा है। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल है और उनके चेंज होने से, उनके अपवर्ड मूवमेंट या आपके रेवेन्यू कम होने से या कॉस्ट के बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वो इंपैक्ट चेक किया जाता है। हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है या आईआरआर है, उसमें क्या चेंज आएगा, तो वो उसमें चेक किया जाता है। सेंसिटिव एनालिसिस के ऊपर तो आपका न्यूमेरिकल भी था ना, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 शायद सिनेरियो के ऊपर था आपका, और एग्जाम्पल 2 आपका सेंसिटिव के ऊपर था, एग्जाम्पल 1 एंड 2। तो सेंसिटिव एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बार में एक वेरिएबल को चेंज कर रहे थे। जैसे कॉस्ट बढ़ गई, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो एक वेरिएबल के चेंज होने से हम देख रहे थे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आया। फिर नॉर्मल केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना था, फिर उससे हम कंपैरिजन कर रहे थे, वही हम कर रहे थे ना। तो उसी की यहाँ पे बात की गई कि आपको सेंसिटिव एनालिसिस करनी चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आपकी किसी भी एक वेरिएबल के चेंज होने से कितना आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या आईआरआर में कितना इंपैक्ट आया, और फिर उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए। वो था सेंसिटिव। ऐसे ही था आपका सिनेरियो एनालिसिस, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल था जो कि आपका एग्जांपल नंबर 3 था। तो इसमें आपको 3 सिनेरियो को कंसिडर करना है। कौन से वो मेरे 3 सिनेरियो, एक है सबसे बेस्ट, दूसरा है सबसे वर्स्ट, और एक है सबसे नॉर्मल। तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो बनाए जाते हैं। नॉर्मल, ऑप्टिमिस्टिक मतलब बेस्ट, पेसिमिस्टिक मतलब सबसे वर्स्ट। और फिर जो है उन सिनेरियो के हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेना होता है। और किस हिसाब से आपका प्रोडक्ट है, कौन सा मार्केट है, कौन सी लोकेशन है आपकी, आपके कंपटीशन मार्केट क्या है, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग सिनेरियो को बनाते हैं, उनका अलग अलग एस्टिमेशंस करते हैं, और फिर एक रिजनेबल रिटर्न को लेके, अपने कम रिस्क को लेके आप जो है अपना एक डिसीजन इसमें लेते हैं। तो सिनेरियो एनालिसिस की हेल्प से भी हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। लास्ट आपका डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के एनालिसिस से भी आप लोग कर सकते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है कि जैसे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये बढ़ जाएगी मान लीजिए, और उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ये स्टडी किया जाता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चेक किया जाता है सीवीपी एनालिसिस में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट, तो अलग अलग कॉस्ट कंसेप्ट है, उनके इस्तेमाल से आप डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब जो जो एक्टिविटी उसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी उसको लेके आप डिसीजन ले सकते हैं। इथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, तो डिसीजन लेने के लिए आपको इथिकल चीज़ें भी सोचनी चाहिए, मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कोई कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए दो आपके पास ऑप्शन है। एक है आपकी केमिकल फैक्ट्री, वहाँ आपको इन्वेस्ट करना है,
और एक है कोई जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार। तो इन दोनों में से अगर आप इथिकल देखें तो ये केमिकल फैक्ट्री और नेचर को पॉल्यूट करेगी, वहाँ के लोगों के एरिया के हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो है ये पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर इथिकल के हिसाब से सोचे तो ये वाला डिसीजन बेटर है। तो बोल रहा है जब भी आप डिसीजन ले तो इतने सारे फैक्टर को कंसिडर करें और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ आपका लेटेस्ट सम अप और ये चैप्टर आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। चलिए शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज करते हैं लास्ट वाले टॉपिक को, बाकी सब हम लोग साथ साथ रिवाइज करते हुए आए थे। रिस्क एनालिसिस प्रैक्टिस में क्या किया जाता है, तो पहला बोला रेवेन्यू एस्टिमेशन। तो जब तक आपको रेवेन्यू ना हो जाए तब तक आपको उसको नहीं सोचना। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कॉस्ट की बात की गई है कि कॉस्ट में बिल्कुल अपोजिट है, मतलब पहले से रेडी रहना है कॉस्ट में। ठीक है, जितना भी आपका कॉस्ट आपने एज्यूम किया 10 से 30% का मार्जिन कम से कम रखना है। यानी अगर हमने सोचा कि 1 लाख का खर्चा आएगा तो 1 लाख 10 से लेके 1 लाख 30 हज़ार तक पैसे में अरेंज करने चाहिए। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप 10 हज़ार रुपये सोचते हैं कि खर्चा आएगा, तो क्या सच में 10 हज़ार ही आता है? हम 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, 2-4 हज़ार, कि कम ना पड़ जाए। तो सेम ऐसे यहाँ पे बोला है कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने जितनी कॉस्ट सुनी कि मान लीजिए किसी ने बोला 1 लाख खर्चा आएगा, तो आप रेडी रहिए 1 लाख 10 से लेके 1 लाख 30 हज़ार तक के लिए। ठीक है, तो 10 से 30% का मार्जिन हमेशा बनाना चाहिए। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टिंग। हम कहीं भी इन्वेस्ट करें हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ शेयर मार्केट के साथ, तो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबल होकर जो है डिसीजन लेने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म वाले प्रोजेक्ट अच्छे हैं क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम होता है। ठीक है, किसी को लगता है लॉन्ग टर्म वाले। तो अपना अपना रहता है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसके ऊपर तो हमने न्यूमेरिकल भी देखा था 1 और 2 में। तो इसमें अलग अलग वेरिएबल है, जैसे कॉस्ट एक वेरिएबल हो गई। ठीक है, फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक वेरिएबल हो गया, सेलिंग प्राइस वेरिएबल हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं वो भी एक वेरिएबल हो गया। तो हर वेरिएबल के चेंज होने से आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या इंपैक्ट आ रहा है, और जो नई नेट प्रेजेंट वैल्यू है पुरानी के जो आपकी नॉर्मल केस में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसमें क्या चेंज आ रहा है, तो वो सब इसमें चेंज चेक किया जाता है सेंसिटिव एनालिसिस में। इसमें देखा जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है। ऐसी सिनेरियो एनालिसिस, यहाँ पे हम 3 सिनेरियो को अज्यूम करते हैं, नॉर्मल, सबसे अच्छा, सबसे खराब। और उन तीनों सिनेरियो के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल सिनेरियो की अगर हम बात करें या फिर ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक की, इसको भी हमने एग्जांपल नंबर 3 में देखा था कि सिनेरियो एनालिसिस किस तरह से की जाती है। तो इसमें मार्केट का लोकेशन क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, तो इन सभी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। लास्ट है डिसीजन मेकिंग। जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। एक आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट को क्या कितना रहेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इसमें चेक किया जाता है। कॉस्टिंग कंसेप्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन के लिए, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इथिकल वे में भी आप डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकते हो। जैसे मैंने आपको इथिकल का एग्जांपल दिया, एक केमिकल फैक्ट्री और एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। तो कहाँ आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, तो इथिकली देखें तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस सम अप चैप्टर कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है, लास्ट में जो हमने देखा था ना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अप्रोच, ये अप्रोच किस बारे में बात करती है? ये बोलती है कि गारंटेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पे हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट था ना अल्फा टी, तो उसको एडजस्ट करने के बाद आपका जो रिटर्न है वो गारंटेड आपको मिलता है। तो ये इसमें बोला गया है। और इसमें और भी ऑप्शंस दिए हैं कि रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड, बोल रहा है कि लाइफ टाइम जो रिटर्न है वो इसमें बताता है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पे हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई अनसर्टेन है और उसमें आपकी कुछ रिटर्न है, तो अनसर्टेन जो कि बहुत रिस्की है उसको हम लोग सर्टेन बना देते हैं, जो कि कम रिस्की है बट जो रिटर्न है उसको हम लोग कम कर देते हैं। यानी जो आपकी अनसर्टेनिटी है उस सर्टेन इक्विवेलेंट कोफिशिएंट को जैसे आप क्रॉस करते हैं, उसको आप पुट करते हैं, वैसे आपको एक गारंटेड रिटर्न इसमें मिलता है, क्योंकि हमने अपना जो रिटर्न था वो अनसर्टेन से सर्टेन कर लिया। तो ये ए इसमें आंसर हो जाएगा। सेकेंड आपका सिनेरियो एनालिसिस इज कंसिडर। तो कौन कौन से सिनेरियो इसमें बनाए जाते हैं? सिनेरियो में 3 टाइप के सिनेरियो होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और बेस। बेस मतलब नॉर्मल केस। तो तीनों टाइप के सिनेरियो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिव एनालिसिस इज हेल्पफुल इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज। जो सेंसिटिव एनालिसिस है वो डिसीजन मेकिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। ऐसा वो क्यों करती है? इसमें बोले इट शो द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड, हर आउटकम के साथ प्रोबेबिलिटी को बताता है, ये नहीं है। सेकेंड है इट टेल्स द यूजर हाउ मच क्रिटिकल ईच इनपुट इज फॉर द आउटपुट, मतलब जो सेंसिटिविटी है उसमें हर वेरिएबल को, हर पैरामीटर्स को चेक किया जाता है और उसकी वजह से जो है आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो इसमें देखा जाता है। तो इट टेल्स हाउ मच क्रिटिकल इनपुट, तो ये पैरामीटर्स की बात कर रहा है, जैसे कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो हर कॉस्ट का जिसको इन्होंने इनपुट नाम दिया तो वो हमारे आउटपुट को क्या इंपैक्ट करता है वो इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, और इसमें बोला कि डिफरेंट सिनेरियो तो आपका सिनेरियो एनालिसिस होता है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और नॉर्मल केस, वो इसमें नहीं है।
और रिजल्ट ऑफ सेंसिटिव एनालिसिस रिलेबल, बोल रहा है कि इसके रिजल्ट पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो सेंसिटिव एनालिसिस इसलिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि इसमें हर इनपुट की वजह से आपके आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन द रिस्क इज हायर द कैश फ्लो अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट इज, अगर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा है तो कैश फ्लो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट में क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा रिस्क उतना कैश फ्लो कम इसमें रहेगा, तो बी इसमें हो जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या था, सर्टेनिटी में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए बहुत रिस्की है, ठीक है, तो अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेन से हम जो बहुत रिस्की है उसमें जो अपनी रिटर्न है, रिटर्न आप कैश फ्लो बोल सकते हो। तो हम अनसर्टेनिटी में क्या बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करते हैं और जो रिटर्न है, रिटर्न हमारा इसमें कम हो जाता है। तो वही बोले कि रिटर्न लोअर हो जाता है, हमारा जो कैश फ्लो कम हो जाता है जब हम अनसर्टेनिटी से यानी रिस्की से जो है कम रिस्क पे यानी अनसर्टेनिटी से हम सर्टेनिटी पे आते हैं। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट से क्या होता है, जो कैश फ्लो है अगर रिस्की है तो अगर हम सर्टेनिटी ले रहे हैं उसमें तो वो कैश फ्लो उसमें हमारा कम हो जाता है, यानी रिटर्न जो है हमारी इसमें कम हो जाती है। लास्ट है रिस्क अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्सेज से रिस्क हो सकता है, तो मार्केट का रिस्क है, इंटरनेशनल रिस्क है, और कंपटीशन रिस्क तो रहता है कि आपके मार्केट में और भी कई सारे कॉम्पिटिटर है, मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट के फैक्टर्स होते हैं। और इंटरनेशनल मतलब जिनका हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की कंट्री के कुछ रूल्स आ गए, ठीक है, तो ये सारा रिस्क रहते ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।